जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक और नए मॉडल पेपर की, ताकि आपके एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी हो सके। कुछ नए क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे कि उनको कैसे सरल किया जाता है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखते रहिए वीडियो को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम के भंडार कौन से देश में है? या सबसे बड़े पेट्रोलियम के भंडार कौन से देश में है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है चीन, ऑप्शन नंबर 2 है वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर 3 है अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व के सबसे बड़े पेट्रोलियम के भंडार वो किस देश में है? वो है वेनेजुएला में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं था। ऑप्शन नंबर 1 है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 है कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 है कंपनी अधिकारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और ऑप्शन नंबर 4 थे इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 थे, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये तीनों के तीनों प्रावधान जो थे वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में थे, यानी कि इनमें से कोई भी अपना आंसर नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरी भारत में आकर भारतीय लोगों में पश्चिम शिक्षा का प्रचार करने लगे थे? यानी कि किस अधिनियम के बाद ऐसा होने लगा था, तो वो हमें बताना है। अब ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है चार्टर अधिनियम 1793, ऑप्शन नंबर 2 है चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन नंबर 3 है चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन नंबर 4 है चार्टर अधिनियम 1853। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि चार्टर अधिनियम 1813 के बाद ईसाई मिशनरी, यानी कि वहाँ के जो प्रबुद्ध लोग भारत में आने लगे और भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करने लगे थे, पश्चिमी शिक्षा को फैलाने लगे थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और नए क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा में कितनी सीटों को निर्धारित किया गया था? यानी कि कैबिनेट मिशन जब आया था, यानी कि 1946 में, तब उसमें कितनी सीटों का प्रावधान था कि संविधान सभा में इतनी सीटें होनी चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 389, ऑप्शन नंबर 2 है 93, ऑप्शन नंबर 3 है वो है 296, ऑप्शन नंबर 4 थे 387। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि संविधान सभा में कितनी सीटें निर्धारित की गई थी, तो वो थी 389 सीटें। अब बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ से भरी जानी थी। तो पहली तो थी ब्रिटिश स्टेट से, यानी कि ब्रिटिश प्रांत से, उन सीटों की संख्या थी 296। और बाकी की जो सीटें थी वो भरी जानी थी देसी रियासतों से, उनकी संख्या थी 93। तो इस टाइप से सीटों का बंटवारा किया गया था। तो आपको तीनों ही चीज़ें याद रखनी है, किसी भी एक पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा के बीच में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? उस व्यक्ति का नाम हमें बताना है जिसने संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्तावना पेश की थी। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 3 है सच्चिदानंद सिन्हा, और ऑप्शन नंबर 4 थे कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि उद्देश्य का प्रस्तावना किसने पेश की थी? तो उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात होती है कि कब पेश की गई थी। तो वो की गई थी 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पेश की गई थी। तो डेट भी आपको याद रखनी है, क्योंकि डेट पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात करता है? यानी कि सभी सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात कौन सा अनुच्छेद करता है, वो हमें बताना है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन 1 ही आर्टिकल 44, यानी कि अनुच्छेद 44,
अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 155। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में जो है ये हाल ही में अभी न्यूज़ में है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं, कुछ और नए क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के बीच में विषयों का बंटवारा करती है। यानी कि विषयों का बंटवारा किस टाइप से किया जाता है वो समझिए। विषयों का बंटवारा किया जाता है 3 तरह से। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को है। राज्य सूची पर जो होती है वो विधानसभाएं कानून बनाती है हर एक स्टेट की। और जो समवर्ती सूची होती है उस पर दोनों कानून बना सकते हैं, यानी कि विधानसभाएं भी कानून बना सकती है और संसद भी कानून बना सकती है। तो इस तरह से, तो ऐसा कौन सी अनुसूची इन विषयों का बंटवारा करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं अब। ऑप्शन नंबर 1 है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर 2 है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर 3 है 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर 4 है 4थी अनुसूची। तो विषयों का बंटवारा किया गया है वो है 7वीं अनुसूची में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि 42वां संविधान संशोधन के तहत निम्न में से कौन सा एक शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था। हमारी जो प्रस्तावना है उसमें इनमें से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के बाद में ऐड किया गया था वो हमें बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया तो प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे। 3 वर्ड कौन कौन से थे? एक था अखंडता, एक है समाजवादी, और एक लास्ट वाला जो है वो है धर्मनिरपेक्ष। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन के बाद में हमारी प्रस्तावना में ऐड किए गए थे। तो ऑप्शन में देखिए हमारा कौन सा शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 है संप्रभुता, ऑप्शन नंबर 2 है अखंडता, ऑप्शन नंबर 3 है गणराज्य और ऑप्शन नंबर 4 है लोकतांत्रिक। तो कौन सा शब्द अपना आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अखंडता। तो इस टाइप से आपको याद रखना है, तीनों ही वर्ड आपको याद रखने, किसी भी एक पर क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी मूल अधिकारों की एक विशेषता नहीं है। हमारे जो मौलिक अधिकार है वो है 6। तो उनमें से इनमें से कौन सी विशेषता उनकी नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 ये वाद योग्य है, मतलब आप न्यायालय में जा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन नंबर 2 ये न्यायोचित है, मतलब कि न्यायालय जो है इस पर निर्णय दे सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है इनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है और कुछ विदेशियों के लिए उपलब्ध है। तो ये भी कथन ठीक है। और चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो है ये असीमित है, मतलब कि संसद इस पर संसद इस पर रोक नहीं लगा सकती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वाला जो है हमारी विशेषता नहीं है। संसद कानून बना करके इन पर रोक लगा सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि संसद इस पर रोक लगा सकती है कानून बना करके। ठीक है, बाकी ये वाद योग्य भी है, न्यायोचित भी है, और कुछ नागरिकों के लिए और कुछ विदेशियों के लिए है, ये बात भी ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संविधान ने कौन सी भाषा सदन की कार्रवाई के लिए घोषित की है। सदन की बात करें तो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो जब संविधान बना था तो कौन सी भाषा में उसकी कार्य संचालन किस भाषा में होगा, तो उसके बारे में बताया था। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हिंदी, ऑप्शन नंबर 2 है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर 3 है कन्नड़, और ऑप्शन नंबर 4 है एक से अधिक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। यानी कि संविधान यानी कि सदन की जो कार्यवाही चलती है वो हिंदी में भी चलती है प्लस अंग्रेजी में भी चल सकती है, यानी कि
दो हमारा ऑप्शन है, यानी कि एक से अधिक इसका उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस टाइप से आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से धन विधेयक के लिए कौन सा कथन ठीक नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा कथन ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। ऑप्शन नंबर 2 है धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है धन विधेयक केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है धन विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को बराबर की शक्ति प्राप्त होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कि भाई गलत कथन कौन सा है, कि ये वाला जो कथन है वो गलत कथन है, क्योंकि धन विधेयक में लोकसभा को अधिक शक्ति प्राप्त होती है राज्यसभा से, और यहाँ पे कह रहा है कि दोनों को बराबर की शक्ति प्राप्त होती है, यानी कि हमारा रॉन्ग जो कथन है वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर 4, और हमें गलत कथन ही चुनना था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इटली का यात्री निकोलो कांटी किसके शासनकाल में भारत में आए थे? वो हमें बताना है कि निकोलो कांटी जो थे वो जब भारत में आए थे तो उस समय किसका शासन था? ऑप्शन नंबर 1 है देवराय प्रथम का शासन था। ऑप्शन नंबर 2 है देवराय द्वितीय का शासन था। ऑप्शन नंबर 3 है हरिहर का शासन था, और ऑप्शन नंबर 4 है कृष्ण देवराय का शासन था। तो ये चारों के चारों जो राजा हैं वो विजयनगर साम्राज्य से हैं, विजयनगर साम्राज्य से हैं। और जो निकोलो कांडी जिस राजा के समय में आए थे भारत में, उसका नाम है देवराय प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, देवराय प्रथम को एक और काम के लिए भी जाना जाता है। आपको तुंगभद्रा, आपने तुंगभद्रा नदी पर बांध बना करके विजयनगर साम्राज्य में कृषि की सुविधा उपलब्ध करवाई थी, तो इसके लिए भी आपको जाना जाता है। दोनों जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, शासक नागभट्ट का संबंध किस राजवंश से है? ऑप्शन नंबर 1 है गुज्जर प्रतिहार राजवंश से। ऑप्शन नंबर 2 है चालुक्य वंश से। ऑप्शन नंबर 3 है चोल वंश से, और ऑप्शन नंबर 4 थे पाल वंश से। तो नागभट्ट जो शासक थे वो थे गुज्जर प्रतिहार राजवंश से। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार राजवंश से। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको भी डायरेक्ट याद रखना है कि कौन सा शासक कौन से राजवंश से था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मैं ऐसे सैकड़ों किलो को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, ये शब्द किसके थे? मतलब ये शब्द किसने कहा था ऐसा? अब ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर 2 है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर 3 है नफरत खान। ऑप्शन नंबर 4 है बाबर। तो ऐसा कहने वाला कौन था? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी ने ऐसा कहा था, और वो कहा था रणथंभौर दुर्ग के लिए, रणथंभौर दुर्ग के लिए। क्योंकि अला जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतने का प्रयास किया था, वह असफल रहे थे, तो उन्होंने अंत में कहा था कि मैं ऐसे सैकड़ों किलों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ। ठीक है, उस समय शासन कौन कर रहा था? तो वो थे हम्मीर चौहान, राजा जो थे रणथंभौर के, वो थे हम्मीर चौहान। तो इस टाइप से आपको याद रखना है कि ये शब्द किसने कहे थे। बढ़ते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कि मेवाड़ के किस शासक के लिए राणो रासो शब्द यूज किया गया है, या राणो रासो का अर्थ होता है विद्वानों का संरक्षक, किसे कहा गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है महाराणा कुंभा को। ऑप्शन नंबर 2 है महाराणा सांगा को। ऑप्शन नंबर 3 है रावल रत्न सिंह को। और ऑप्शन नंबर 4 है वो उपयुक्त में से कोई, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है महाराणा कुंभा को, महाराणा कुंभा को राणा रासो के नाम से जाना जाता है। इसका कारण है क्योंकि इनके समय में अनेक विद्वान, इनके राज दरबार में अनेक विद्वान रहते थे, इसलिए इनको कहा जाता है कि विद्वानों का संरक्षक।
बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और नए क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, कि रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो हमें बताना है कि रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है चित्रसिंह के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर 2 है सेवाराम भील के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर 3 है कोरा माल्या के नेतृत्व में। और ऑप्शन नंबर 4 है वो है तीरथ सिंह के नेतृत्व में। तो चित्रसिंह ने जिस विद्रोह को किया था उसका नाम था रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह। सेवाराम भील ने जिस विद्रोह को किया था उसका नाम है भील विद्रोह। तो भील विद्रोह किसने किया था? तो सेवाराम भील ने। ऑप्शन नंबर 3 है वो उसका नाम है कोरा माल्या, यानी कि इनके नाम पर ही कोरा माल्या विद्रोह किसने किया था? तो वो कोरा माल्या ने। और बात होती है कि तीरथ सिंह ने कौन सा विद्रोह किया था? तो खासी विद्रोह किया था। खासी विद्रोह किसने किया था? तो वो है तीरथ सिंह ने। इस टाइप से आपको चारों के चारों याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, कि आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन नंबर 1 है बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर 2 है महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 3 है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और ऑप्शन नंबर 4 थे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस पुस्तक लिखी थी, उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। बाल गंगाधर तिलक ने एक अन्य पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है गीता रहस्य। 1908 में 1908 में जब इनको जेल में डाल दिया गया था 1914 तक, तब इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी मांडलगढ़ जेल में, गीता रहस्य नाम की। महात्मा गांधी जी ने पुस्तक लिखी थी मेरे सत्य के प्रयोग। मेरे सत्य के प्रयोग। ठीक है। तो इस टाइप से आपको इन पुस्तकों को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन से नेता का संबंध स्वराज दल से नहीं था। कौन से नेता का संबंध स्वराज दल से नहीं था, तो वो हमें बताना है। ऑप्शन देखते हैं। सी आर दास। ऑप्शन नंबर 2 मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 3 हकीम अजमल खान। और ऑप्शन नंबर 4 थे वल्लभ भाई पटेल। तो स्वराज दल से संबंध जिस नेता का नहीं था उनका नाम है वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं कि स्वराज दल कब बनाया गया था। तो 1923 में स्वराज दल बनाया गया था, जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया। तो कुछ नेताओं का मानना था कि हम विधानसभाओं में भाग लेकर के अपनी मांगे ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष रखेंगे। और कुछ का मानना था कि हम गांधी जी की राह पर चलेंगे, यानी कि असहयोग करेंगे, ऐसा कुछ मानना था उनका। तो जी जिन्होंने ये परिवर्तन किया तो उनको कहा गया परिवर्तनवादी। ठीक है। इन विधानसभाओं में भाग लेने वालों को कहा गया परिवर्तनवादी। तो इनमें नेता थे सी आर दास, यानी कि चित्तरंजन दास। दूसरा ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू। ठीक है, यानी कि सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खान भी इनमें शामिल थे। तो 3 नेता जो थे प्रमुख थे इसमें। ठीक है। और वल्लभ भाई पटेल जो थे वो थे महात्मा गांधी जी की राह पर चलने वाले, यानी कि ब्रिटिश हुकूमत का समर्थन नहीं करने वाले। इस टाइप से आपको पूरा याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कि औपनिवेशिक भारत में केंद्रीय विधानसभा का पहला अध्यक्ष किसको चुना गया। किस नेता को चुना गया, यहाँ पर होगा किस नेता को चुना गया। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 विठल भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 2 वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 3 है सच्चिदानंद सिन्हा। और ऑप्शन नंबर 4 थे मोतीलाल नेहरू। जो औपनिवेशिक भारत में केंद्रीय विधानसभा के पहले नेता बने 1923 में उनका नाम था विठल भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में किस नेता को सदस्यता से वंचित कर दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट से। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक भी नेता शामिल नहीं हुए थे। सेकंड गोलमेज सम्मेलन में एक नेता गए थे कांग्रेस के, उनका नाम था महात्मा गांधी जी। ठीक है। और थर्ड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भी महात्मा गांधी जी नहीं गए थे, लेकिन एक नेता को वहां से वंचित, उसकी सदस्यता से वंचित कर दिया गया था, उसका नाम था
मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तहत सबसे पहला सत्याग्रही कौन बने? ऑप्शन नंबर 1 है विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर 2 है महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर 3 है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1942 में चलाया था महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन तब जो पहले सत्याग्रही बने थे, फर्स्ट सत्याग्रही जिन्होंने गिरफ्तारी दी थी, वो पहले नेता थे, उनका नाम था विनोबा भावे जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को याद रखना है। बढ़ते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, 1 फरवरी 2005 को मंगलवार है तो 1 मार्च 2006 को कौन सा वार होगा? तो जब कैलेंडर वाला क्वेश्चन आता है तो हमें विषम दिन फाइंड करने होते हैं। तो देखिए जैसे 1 फरवरी 2005 को जो दिन है वो है मंगलवार, तो 1 फरवरी 2006 का जो दिन होगा वो होगा बुधवार। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें पहुंचना 1 मार्च तक, तो अभी भी फरवरी के 27 दिन बच रहे हैं प्लस एक दिन मार्च का, यानी कि हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 28, और उसमें अगर आप 7 का भाग दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0, यानी कि एक मार्च 2006 का जो दिन होगा वो कौन सा होगा? बुधवार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से जो कैलेंडर के क्वेश्चन है उसको सरल किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखा जाता है तो इसमें 2 कितनी बार आएगा, यानी कि 2 जो आएगा वो कितनी बार आएगा हमें फाइंड करना है। तो देखिए जब 1 से 100 को लिखा जाता है, 100 तक की संख्याओं को लिखा जाता है, तो 2 जो आता है वो आता है 20 बार। इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कितनी बार आता है, वो आता है 20 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है जयसमंद झील उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 उदय सागर झील उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3 अमरकंटक की पहाड़ी और ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साबरमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो है जयसमंद झील उदयपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो ऐसी दो संख्याएं हैं 13 और 14। जब आप इसका गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 182, और जब इसका योग करोगे तो आपके पास आएंगे 27। इस क्वेश्चन को आप द्विघात समीकरण बना के भी कर सकते हैं। द्विघात समीकरण बना के भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं हमारे पास, हमें उनको ऑप्शन की सहायता से भरना है। तो एक एक ऑप्शन रख के देखते हैं। तो जब पहले क्वेश्चन में देखिए जब ए आ गया तो इसमें आएगा बी, सी और डी। जब बी आ गया दूसरे में तो बी के बाद आएगा सी, उसके उसी प्रकार से जैसे सी के बाद आएगा वो आएगा डी, और डी के बाद में वापस आएगा ए, यानी कि बी सी डी और ए। ये ऑप्शन में कहाँ है? तो ये ऑप्शन है फर्स्ट वाला, यानी कि हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से आपको ऐसे क्वेश्चन को सरल करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 की राम 10 किलोमीटर पूर्व में चलने के बाद 180 डिग्री घूम जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है, वर्तमान स्थान से किस दिशा में है? तो देखिए जैसे मान लेते हैं राम अभी यहाँ पे है, तो इसकी पूर्व दिशा होगी ये वाली, पश्चिम दिशा ये वाली, उत्तर दिशा ये वाली और दक्षिण दिशा ये वाली। तो राम सबसे पहले पूर्व की दिशा में चला कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। उसके बाद 180 डिग्री घुमा। अब 180 डिग्री घूमने का मतलब होता है कि उसकी विपरीत दिशा में चलने लगेगा वापस से, यानी कि इसकी दिशा पहले ये थी, अब उसकी दिशा हो जाएगी ये वाली। 180 डिग्री घूम जाता है फिर दाईं ओर, तो अब इस दिशा में घूम गया तो इसकी दाईं दिशा होगी ये वाली, मुड़कर 4 किलोमीटर, तो यहाँ पर चला हुआ 4 किलोमीटर। वर्तमान स्थान से किस दिशा में? तो वर्तमान दिशा जो है ये रही,
और इससे ये दिशा है तो ये वाली जो दिशा होगी तो उसमें ये वाली दिशा होगी, उसका नाम होगा उत्तर पूर्व, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो उत्तर पूर्व दिशा होगी।